नमस्कार, मैं अरुण कुमार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी है जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही होगी। आपको पता है, मैं कई बार लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चा कर रहा हूँ कि जो हमारा MPPSC 2022 का नोटिफिकेशन है उसके बारे में लगातार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है और वहाँ के ऑफिशियल्स ने, वहाँ के जो ओएसटी हैं, ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी, ओएसटी सरपंच भाई जी हैं, ये इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी है कि जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर एंड तक 2022 का जारी होगा। नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और नवंबर एंड तक जारी होगा। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2022-23 में 2000 मार्च 2023 में कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। आपको पता है कि 2021 और 19 का मेंस भी डेट है, जनवरी सेकंड वीक में 19 का और फरवरी सेकंड वीक में या थर्ड वीक में 2021 का मेंस होना स्वाभाविक है। इसके बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय दिया जाएगा, है ना। नोटिफिकेशन आने के बाद 2-3 महीने का समय इस बार वो लोग देंगे और जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2023 में एक्सपेक्टेड है। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे होगा। अगर यहाँ होगा तो आपके पास टोटल 100 से 120 दिन है समय। तो अगर 120 दिन में आपको 80 नंबर लाने हैं, आपको पता है कि लगातार जो है कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है और अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए 80 नंबर तो अब आपको टारगेट ही करना है। इससे कम पे अगर आप रहेंगे तो सिलेक्शन बहुत कठिन हो जाने वाला है। तो अगर अपने सिलेक्शन के लिए आए हैं आप लोग तो दो चीज़ें करिए, आपको मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आप रेगुलर क्लास जो हमारी हो रही है उसको अटेंड कीजिए और टेस्ट सीरीज, है ना। क्लास के संबंध में मैं बता दूं कि रात 8 बजे मैं अरुण कुमार रात 8 बजे MPGK की क्लास ले रहा हूँ। आप लोग जुड़ रहे हैं उससे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं। शानदार क्लास चल रही है इस समय MPGK की। मध्य प्रदेश ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक लगभग एंड होने आ गए हैं। तो रात 8 बजे और रात 9:15 में जो आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ लेके 9:15 पे हम कमीशन देख रहे हैं, यानी कि आयोग देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं बेटा? आयोग देख रहे हैं, है ना। तो दो चीजें हमने स्टार्ट की है। यूनिट नंबर MPGK का संबंध 1, 3 एंड 5 से है और यूनिट नंबर 10 से इसका संबंध होता है। एक प्रकार से हम ये कहें कि हम लगभग जो है 4 यूनिट 2 क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम क्लास प्लान कर रहे हैं MPGK के अलावा, और कमीशन के अलावा जो साइंस की क्लास है वो भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन है, या पूरा साइंस का सेक्शन है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, वो सारे के सारे सेक्शन लेके हम बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो पूरी क्लास है वो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड की जाएगी और हम पूरा का पूरा जो 10 यूनिट है उसको कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्लियर। तो क्लास के संबंध में हमने बता दिया आपको। आप 2 क्लास से जुड़िए अभी फिलहाल जो चल रही है। इसके अलावा हम क्लास प्लान कर रहे हैं, उससे भी आपको जुड़ना है। रात 8 बजे बिल्कुल नहीं भूलना है ना। आप अगर कपिल शर्मा का शो देख सकते हैं रात को तो ये तो काम की चीज़ें हैं। तो अभी आपको कपिल शर्मा पे ध्यान नहीं लगाना है। रात को 8 बजे डेली हमसे जुड़ना है MPGK के साथ, जो आपका भविष्य बनाएगी। कपिल शर्मा तो भविष्य अपना बना चुके हैं, उन्हें नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो 8 बजे MPGK। इसके अलावा रात को 9:15 आयोग। कोई बिग बॉस नहीं देखना है ना। आयोग से जुड़ना है 9:15 पे। कब जुड़ना है? 9:15 पे। तो ये 2 क्लास अटेंड करनी है आपको। और दूसरी चीज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के विषय में भी हम आपको बता दें, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। पीएससी अड्डा ने 2022 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन प्रारंभ कर दी है ना। पीएससी अड्डा ने 2022 के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दिया है ना। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, ये बहुत ही कम रेट पे है, आप इसको परचेस कीजिए और क्लास के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है आपके बहुत काम का, आपका रेगुलर एनालिसिस करेगी आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको थोड़ा कम पढ़ना है, आपका अच्छा पोर्शन है, क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा पढ़ना है, आपका वीक पोर्शन है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। रेगुलर एनालिसिस होगा, टेस्ट के बाद हम आपका पेपर डिस्कशन भी करवाते हैं। ये सब चीज़ें ऑनलाइन पीएससी अड्डा के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। आप जाइए पीएससी अड्डा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ से लॉगिन करके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। तो दो चीज़ें मैंने बता दी जो आपके तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप दोनों चीज़ करेंगे तभी आप 80 नंबर या 80 प्लस नंबर ला पाएंगे और अपने सिलेक्शन को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये तो रही आपके इन्फॉर्मेशन की बात। अब हम बात करते हैं, आज हमारी जो क्लास है वो है कमीशन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आपको पता है कि 8 से 10 क्वेश्चन इस पूरे आयोग से बनते हैं, तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 दिन चलेगा, ये लंबी क्लास लेंगे हम, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आयोग से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, संभावना इस बार भी है उसी प्रकार से 10 से 15 क्वेश्चन आने की, है ना। तो 2-3 यूनिट हम इसलिए भी स्टार्ट किए पहले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक एमपीजे के 25 से 30 क्वेश्चन और 10 से 15 क्वेश्चन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगों से आते हैं। तो 2 सेक्शन हम देखेंगे बहुत अच्छे से। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, ये टॉपिक है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत शानदार होगी क्लास आज की, आपको मज़ा आएगा। और तो सबसे पहले है कि चैनल से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक, सखा सखी जो भी हों वहाँ तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास से जुड़ पाएँ और इस क्लास का फ़ायदा ले पाएँ। फटाफट चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने शेयर किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार या मानवाधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं, क्या बेस है इसका, क्या आधार है इसका, है ना, इसके बेस की बात करते हैं। सबसे पहले दिसंबर, डेट महत्वपूर्ण, दिसंबर 1948, ये डेट दिमाग पे रखिए, कागज पे लिखिए, पेन पे लिखिए, जहाँ पे लिखना है वहाँ पे लिखिए, है ना। दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र आपको पता है, यूनाइटेड नेशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन में से 6 संस्थाएं होती हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जिसमें पहली संस्था है महासभा, इसको हम दुनिया की संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया की संसद। एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं, है ना।
तो दिसंबर 1948 को हो क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो हमारी है, संयुक्त राष्ट्र संस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनाई गई थी 1945 में। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसके स्ट्रक्चर जो 6 उसमें भाग हैं, उनमें से जो पहला है महासभा द्वारा मानव अधिकार ह्यूमन राइट की सार्वभौमिक घोषणा की गई। ठीक है, तो ये डेट महत्वपूर्ण रहेगी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो कब की गई? दिसंबर 1948। किसने की? महासभा ने की। महासभा किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था। तो एक लाइन से हमने कितने चीजें देख ली हैं? दिसंबर 1948 डेट देख ली, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई ये देख लिया, किसने किया? महासभा ने। महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था। क्लियर? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि दुनिया में जो क्या डेवलपमेंट हुआ मानव अधिकार से रिलेटेड, तो दिसंबर 1948 को जो पहली बार हुआ था मानव अधिकार का डेवलपमेंट ऑफिशियली संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, सार्वभौमिक घोषणा की थी। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई। चलिए, ये डेट है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। ये प्रीलिम्स हो या इसके अलावा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जीके से आ जाते हैं, तो एमपीएसआई और पटवारी में भी पूछे जा सकते हैं या व्यापम के किसी भी एग्जाम में, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो 10 दिसंबर है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यही वो डेट थी जिसमें सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, 10 दिसंबर की डेट थी। तो 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा हुई और उसी घोषणा की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वो डेट है 10 दिसंबर 1948। ये बार बार आपको दिमाग पे रखना, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर 1948 ये डेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टॉपिक के लिहाज से। तो ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग पे रख लेनी है कि 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ ने सार्वभौमिक घोषणा की मानव अधिकार की। अच्छा, एक बात और, मानव अधिकार है क्या? कोई बताएगा हमें? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम तो बताएंगे। चलिए, मैं बता देता हूं मानव अधिकार है क्या। मानव अधिकार, ये दो शब्द हैं, मानव से है, एक अधिकार से। अधिकार का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। अधिकार का मतलब है कोई दावा, कोई हमारी एक प्रकार से कि जो हमें मिलना चाहिए, है ना, एक दावा है एक प्रकार से। अधिकार एक दावा है कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए, अधिकार। इसके अलावा मानव, मानव से संबंधित है कि मानव होने के नाते हमें जो अधिकार मिले, मानव होने के नाते हम इंसान हैं, उसके नाते जो हमें अधिकार मिलने चाहिए उसी को हम मानव अधिकार कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमें बोलने की आज़ादी मिलना चाहिए, हमें स्वच्छ हवा लेने की आज़ादी मिलना चाहिए, हमें कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, हमें कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, हमें कुछ भी खाने पीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें सम्मान पूर्वक जीने की स्वतंत्रता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम मानव अधिकार कहते हैं। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक राइट है। क्या है? बेसिक राइट है। अगर ये अधिकार ना हो तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत कठिन हो जाए, इसीलिए हम इनको मानव अधिकार कह सकते हैं, है ना। चलिए, ये बात क्लियर है आपको यहाँ तक कि मानव होने के नाते हमको जो अधिकार मिले वो मानव अधिकार है। मानव को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए, खाने पीने की स्वतंत्रता आदि के लिए, रहने की स्वतंत्रता के लिए, सोने की स्वतंत्रता के लिए वो जो अधिकार मिले उसी को हम मानव अधिकार कहते हैं। और ये बेसिक राइट है, इसको हमें छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का भी जीवन इसके बिना दूभर हो सकता है। ये बात आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गई होगी, मानव अधिकार समझ में आ गया होगा, और मानव अधिकार को जो डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो आपको बात समझ में आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, कमेंट करो बीच बीच में, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें, आप लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं, क्योंकि रात का समय है, क्या पता कोई लोग चालू करके वीडियो
और सो जाएं। तो सोना नहीं है आपको, ये क्लास करने के बाद ही सोना है आपको। क्लियर? चलो भाई बताओ, फिर हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक डेट महत्वपूर्ण है, 12 अक्टूबर 1993। कौन सी डेट महत्वपूर्ण है? 12 अक्टूबर 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये डेट पूछे जाते हैं, भला याद रखना है। आपसे कुछ नहीं होगा तो पूछ लेगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है, कौन से ईयर का है? 1993। डेट महत्वपूर्ण है, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण आयोग, जिस आयोग को हम पढ़ रहे हैं, उसका गठन किया गया। अधिनियम कब का था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और 12 अक्टूबर 1993 वो डेट है जब मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। ये बात क्लियर है? ठीक है। अधिनियम कब का था? 1993 का। और आयोग कब बना? 12 अक्टूबर 1993 को। क्लियर है ये बात? या कोई डाउट या आपके कोई सवाल? चलिए, आई होप कि ये बात समझ में आ गई। 12 अक्टूबर 1993 अधिनियम है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 12 अक्टूबर 1993 को आयोग का गठन हुआ। चलो अब हम देख लेते हैं आयोग के संबंध में क्या बात है। अभी तक हमने पूरा का पूरा बेस देखा है ना। अभी हमने क्या देखा? उसकी पृष्ठभूमि देखी, कैसा डेवलपमेंट दुनिया भर में हुआ है और भारत में कैसे स्टार्ट हुआ। अब हम इस आयोग से संबंधित जो बेसिक जानकारी उसके संबंध में बात करेंगे। चलिए, पहली बात तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। ये भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस डेट को आप अपने दिमाग पे रखिए, 12 अक्टूबर 1993। कोई भी जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी में, वो डेट, लोकेशन, ये जो कुछ विशेष है वहां से बहुत बनते हैं, और डेट तो बहुत पूछी जाती है, एमपीपीएससी का फेवरेट है। तो आयोग से भी डेट पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि 10 आयोग हों और 1-2 डेट ना पूछी जाए। तो सारी डेट आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है कि 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अच्छा राज्य मानव अधिकार आयोग भी है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को की गई। ये बात आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है, याद रहनी चाहिए, अगर याद नहीं रहेंगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए, यह एक सांविधिक निकाय है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमें यह समझा पाए कि सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है, या सांविधिक निकाय कौन सी संस्था होती है? ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है, कई बार मैंने बताई है। संवैधानिक आयोग मैंने बताया है, सांविधिक आयोग भी मैंने बताया है, दोनों में डिफरेंस मैंने बताया है। कार्यकारी प्रस्तावों द्वारा जो संस्थाएं निर्मित होती उसके विषय में भी बताया है। आई होप कि सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले तो आप हमको ये समझाओ कि सांविधिक निकाय है क्या। कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हो, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे एक बार फिर से। आप बस आपको ये बताना है कि सांविधिक निकाय का मतलब क्या है। चलिए मैं ये डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, मैंने 3 तरीके के बताए थे कि संस्था होती। एक होती है संवैधानिक संस्था, है ना, संवैधानिक संस्था। एक होती है
सांविधिक संस्था, और एक होती है गैर सांविधिक या गैर संवैधानिक, जिसको हम कार्यकारी संस्था बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से 3 शब्द। संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनका उल्लेख कहाँ पे है? संविधान में है। कहाँ पे है? संविधान में। जैसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, CAG की बात करते हैं, तो ये सब के सब संवैधानिक संस्था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल और CAG 148 आर्टिकल में शामिल है, तो ये संवैधानिक है। सांविधिक संस्था वो हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। कहाँ? संविधान में नहीं है। तो फिर ये कैसे हुई संवैधानिक? सांविधिक कैसे हुई वो बताते हैं। पहली बात तो ये कि ये संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको संसद जो है हमारी, जो कानून बनाने का काम करती है, संसद जो है अधिनियम बनाकर, या जिसको हम बिल कहते हैं, बिल लाकर संसद में पास करवा के ऐसी संस्थाओं का निर्माण करती है। तो वो कौन सी कहलाएंगे? सांविधिक संस्था कहलाएंगे। संविधान में तो उसका कोई उल्लेख नहीं, लेकिन संसद एक बिल के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से ऐसी संस्थाओं का निर्माण करती है। एक गैर सांविधिक या गैर संवैधानिक ऐसी प्रकार की कार्यकारी संस्था होती है जिसको ना तो संविधान में कोई उल्लेख है, ना तो इसका कोई संविधान में उल्लेख है, और ना ही इसको बिल के माध्यम से बनाया गया है। इसको कैसे बनाया गया है? एक कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इसको बनाया जाता है। कैसे? जैसे इसमें हो गया नीति आयोग। नीति आयोग एक प्रकार की ऐसी संस्था है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सांविधिक संस्था है वो है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये बात आप लोगों को आई होप से समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। हम लगातार इस बात को समझाते आ रहे हैं। चलिए दूसरी बात, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया है ना। अधिनियम मैंने पहले ही बता दिया, 1993। इसका जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना है, नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ रहेगा? नई दिल्ली। ये जो पूरा का पूरा अधिनियम है उसमें 8 अध्याय हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्योंकि ऐसे सवाल पिछली बार, जब पहले आपको पता है कि 20 में सिलेबस बदला है, जो 19 तक था उस सिलेबस में भी कुछ एक्ट नाम से सिलेबस में था, एक्ट पूछे जाते थे, है ना। तो उस एक्ट में भी मानव अधिकार आयोग या SC/ST कमीशन, इस तरह की 2-3 चीजें शामिल थी। SC कमीशन, सॉरी SC जो अधिनियम है, एक्ट है, ST एक्ट है, जो मानव अधिकार एक्ट है, ऐसे शामिल थे। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तब भी मुझे याद है उस समय नंबर ऑफ अध्याय कितने हैं, कितनी धाराएं हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब भी आपसे सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी। एक्ट तो नहीं पूछा जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन इस अधिनियम से इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस अधिनियम में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, उसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। इसके अलावा इसमें टोटल जो धारा है वो 23 है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने अध्याय हैं, तो आपको याद रखना है कि 8 अध्याय हैं। और धारा कितनी है, तो याद रखना है 8 अध्याय और 43 धारा। चलिए ये बात क्लियर रहेगी आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो पेरिस सिद्धांतों के आधार पर किया गया। अब हमको इसको बहुत डीप में नहीं जाना है कि पेरिस सिद्धांत क्या है, बस ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग हमने गठित किया 1993 में 12 अक्टूबर को, वो पेरिस के सिद्धांतों के आधार पर गठित हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आई होप कि आप लोगों को पृष्ठभूमि, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। परिचय आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अंतर समझा दिया है संवैधानिक आयोग में, सांविधिक आयोग में। इसके अलावा जो पेरिस सिद्धांत उसके आधार पर उसका गठन हुआ है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।
चलिए अब हम देख लेते हैं मानव अधिकार आयोग के जो उद्देश्य हैं। ये हमने गठित किया है, इसका स्वाभाविक से मतलब कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव या इसके उद्देश्य क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला उद्देश्य हमको याद रखना है, ऐसे अधिकार जो सभी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं वो अधिकार हमको दिलवाना है इस आयोग के माध्यम से। कैसे अधिकार, मैंने पहले ही बताया मानव अधिकार का मतलब ये है कि मानव होने के नाते जो अधिकार हमको मिले वही मानव अधिकार। तो ऐसे सभी अधिकार जो मानव होने के नाते हमको मिलते हैं वो हमें प्राप्त हो, इस बात को संरक्षित करता है। हम ये कहें कि इस बात की ये गारंटी लेता है वो कि लोगों को जो मानव अधिकार है वो सरकारें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो पहला अधिकार क्या हुआ कि मानव अधिकार होने के नाते हमको अधिकार मिले। चलिए दूसरी बात क्या है, संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा अभिनिर्धारित या अंतरराष्ट्रीय संधियों से निर्मित, ठीक है, इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती हैं उससे निर्मित भारत में न्यायालय द्वारा आरोपित किए जाने वाले जीवन की स्वतंत्रता और समता को प्राप्त कराना। ठीक है, मैंने पहले बताया था समानता, स्वतंत्रता, ये सारे मानव अधिकार हैं। तो भारत का संविधान जो दावा करता है कि लोगों को मिलना चाहिए, भारत के नागरिकों को या लोगों को मिलना चाहिए, उसके द्वारा अभिनिर्धारित एवं इंटरनेशनल ट्रीटीज जो मानव अधिकार से संबंधित होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने बताया कि सार्वभौमिक घोषणा भी हुई 10 अक्टूबर 1948 को। तो इस टाइप की जो ट्रीटी होती, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से जो निर्मित मानव अधिकार है भारत में न्यायालय द्वारा आरोपित जीवन की स्वतंत्रता और समता को प्राप्त करना। आपको पता है कि भारत में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो भी एक प्रकार के मानव अधिकार ही हैं। तो जो फंडामेंटल राइट देंगे, जिस जीवन की स्वतंत्रता है, समता को प्राप्त करना है, वो न्यायालय द्वारा आरोपित किए जाए। कुल मिला के ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये जो स्वतंत्रता है या समानता है ये भारत में न्यायालय द्वारा आरोपित की जाए या गारंटी प्रदान की जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है अभी तक आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट, ऐसी कोई चीज़ जो कम समझ में आई है? आप लोग अभी भी सवाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट हमने उद्देश्य समझे, यहाँ से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ में आ रही हो तो आप लोग हमसे पूछिए ज़रूर, हम आंसर करेंगे, ताकि आपके पास दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें ना रहे जो आपको परेशान करे, कन्फ्यूज़न रहे और उसका नुकसान आपको एग्ज़ाम हॉल में उठाना पड़े। जितनी प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ठीक है, तो 2 उद्देश्य हमने देख लिया अच्छे से। एक तो मानव अधिकार होने के नाते मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, और भारत का जो संविधान, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, जो भी वो मानव अधिकार से संबंधित वो चीज़ लागू करवाए न्यायालय। क्लियर है? चलिए अब इसकी हम संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना क्या क्या है, कैसे है जो मानव अधिकार आयोग बना है। इसका तो एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, ये बात आपको स्ट्रक्चर में आप चाहे एक पेपर पे लिख लीजिए, एक अध्यक्ष होता है। अब वो कौन होगा अध्यक्ष? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, है ना, या तो वो सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश होगा या कोई मुख्य न्यायाधीश होगा, तो वो होगा भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। क्लियर है ये बात? ये आप अच्छे से एक पेपर पे चाहे तो लिख लो, और या तो दिमाग में रखो इसको कि जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का पहले जो सेवानिवृत्त हो गया होगा न्यायाधीश, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा जो सेवानिवृत्त हो गया होगा। तो ये 2 व्यक्ति होंगे, 2 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो क्या होगा, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से।
ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जो दोनों होंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनेगा। क्लियर है ये बात? चलिए, इसके अलावा इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब मैंने पहले बता दिया कि एक पद में हो और दूसरा पद संभाल रहा हो। तो इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं तथा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक महासचिव होता है। ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है। इनमें 7 पदेन सदस्य होते हैं तथा पूर्णकालिक 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, और एक महासचिव होता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए, पदों की जो देख लेते हैं कि योग्यता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष, मैंने पहले बताया जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। दो में से कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है। या तो वो पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, जस्टिस होंगे, जिनको हम जज बोलते हैं, या तो सीजेआई होंगे जो पूर्व में रिटायर होंगे, वो उसके इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब सदस्य में क्या है, एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होगा। ये बात आपको स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से रखनी है। अध्यक्ष के विषय में ये आपको याद रखना है कि वो रिटायर आदमी होगा कोई, और रिटायर्ड में कौन, या तो सीजेआई या तो कोई जस्टिस। क्लियर है यहां तक बात? अध्यक्ष के बारे में क्लियर, या तो सीजेआई या तो कोई जस्टिस जो रिटायर हो गया होगा। इसके अलावा एक और सदस्य होगा, ठीक है। वो सदस्य कैसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का या तो पहले से कोई सेवानिवृत्त हो गया हो, ठीक है, और या तो वर्तमान में भी कोई जज हो, उसको एक सदस्य बना दिया जाएगा इस आयोग का। 2 व्यक्ति हो गए, एक अध्यक्ष और एक अभी तक ये सदस्य। कैसे? या तो वर्तमान में जज होगा या तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से रिटायर हो गया हो। एक और सदस्य होगा जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होगा, ठीक है। आपको ये बात भी याद रखनी है। अब सुप्रीम कोर्ट से मामला आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है। अब ये बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई है कि हाई कोर्ट का या तो कोई रिटायर हो गया होगा जज, या तो वर्तमान में कोई जज, उसको एक सदस्य बना दिए जाएंगे। तो अब टोटल कितने हो गए, एक अध्यक्ष, एक सुप्रीम कोर्ट वाले में और एक अब हाई कोर्ट वाले में। तो टोटल हो गए 3 सदस्य बन गए सदस्य। इसके अलावा 3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो मानव अधिकार विशेषज्ञ होंगे, जिसमें एक महिला होगी, ठीक है। तो इतने से क्या बनेगा, मानव अधिकार आयोग बन गया। क्लियर है ये बात? एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त हो, एक कार्यरत न्यायाधीश हो, एक हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो, 3 मानव अधिकार विशेषज्ञ हो, मानव अधिकार के संबंध में जानकारी रखते हैं। ये बात यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो मैंने पहले ही बताया था, एक अध्यक्ष होगा, 5 पदेन सदस्य होंगे तथा 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो हमने एक अध्यक्ष की बात कर ली है ना, अध्यक्ष की बात कर ली हमने। इसके अलावा हमने 5 पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें से एक सदस्य इसकी बात कर ली हमने, जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत होगा, एक हाई कोर्ट का कार्यरत होगा या सेवानिवृत्त होगा, और 3 मानवाधिकार। तो यहाँ पे एक अध्यक्ष हो गया और 5 पूर्णकालिक सदस्य हो गए। ये बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? कोई ऐसा है जो किसी चीज को अभी तक ना समझ पाया हो? कोई भी ऐसा स्टूडेंट बताओ, फिर हम अच्छे से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में पूछा गया था किसी आयोग का, शायद 2019 या 20 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इन्हीं में से एक आयोग का ये पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा सदस्य है, सदस्य के संबंधित जानकारी पूछ ली गई थी कि ये सदस्य है, ये कैसे बनेगा, ये कौन होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे मैंने जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, ये बहुत अच्छे से अभी तक जो पूर्णकालिक तक हमने बात की है, ये बहुत अच्छे से बता दिया है। मैंने अध्यक्ष की बात कर ली और जो 5 अन्य मेंबर होते हैं उसकी बात कर ली। अध्यक्ष कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जस्टिस होगा या रिटायर सीजेआई होगा, 2 में से कोई एक व्यक्ति होगा। और सदस्य की मैंने योग्यता बता दी कि सदस्य कौन होंगे, जो 5 होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं? कोई डाउट या कोई सवाल आपके? अगर कोई सवाल है तो अभी पूछिए, कोई डाउट हो तो अभी पूछिए। ऐसी कोई चीज जो परेशान कर रही हो या समझ में ना आ रही हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आयोग जितने भी हैं, बहुत गहरे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कई बार डेट से आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चन, तो वो तो फिर भी बनने की संभावना है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं।
और आपसे मिस्टेक हो जाएगी। एग्जाम हॉल में वैसे भी मिस्टेक बहुत होती है, तो आपको बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, आपको यहाँ पे एकदम गलतियां सुधार लेनी है। ऐसी चीजें जो ना समझ में आए, है ना, तो आपको तुरंत हमें बताना है। चलिए, है कोई आपके सवाल क्या हम आगे बढ़े? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए हों। ठीक है, सारी चीजें। अब हमने बोला कि 5 पदेन सदस्य होते। पदेन का मतलब होता है कि कोई एक पद पे हो और इस पद में भी वो, इस पद को भी वो संभाल रहा। ठीक है, संभाल रहा। पदेन सदस्य 7 है, मैंने पहले बताया कि एक अध्यक्ष सहित 5 पूर्णकालिक सदस्य। 5 पूर्णकालिक सदस्यों की योग्यता का भी मैंने उल्लेख कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो 7 पदेन सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल एससी कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका वो पदेन सदस्य होगा। ये बात क्लियर। पहला एससी कमीशन का अध्यक्ष, ऐसे याद रखना है, एससी कमीशन का अध्यक्ष। ठीक है, अगर एससी कमीशन का है तो फिर एसटी कमीशन का भी अध्यक्ष। पहला कौन हुआ? एससी कमीशन का अध्यक्ष। दूसरा कौन हो गया शामिल? एसटी कमीशन का अध्यक्ष। अध्यक्ष ही शामिल होंगे सारे के सारे, है ना। तो दो बातें हो गई, दो पदेन सदस्य हो गए कि नेशनल अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा और एक एसटी कमीशन का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष। तो तीसरा पदेन सदस्य कौन सा हो गया? ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष। क्लियर है? एससी एसटी एंड ओबीसी। चलिए चौथा देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, यानी कि चौथा कौन आ गया यहाँ पे? माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष आ गया। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, पूरा नहीं याद करना पड़ेगा। एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन एंड माइनॉरिटी कमीशन, और सभी के अध्यक्ष शामिल होंगे, तो कोई यहाँ पे डाउट वाली बात नहीं रहेगी। जितने भी कमीशन के अध्यक्ष होंगे, इसमें जो भी शामिल होंगे साथ, वो सारे के सारे अध्यक्ष होंगे। तो एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन एंड माइनॉरिटी कमीशन, अभी तक हमने देख लिया कि 4 अध्यक्ष जो हैं इसके पदेन सदस्य हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि 5वां कौन आ गया इसका अध्यक्ष? वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन। 5 लोग हो गए। चलिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, बाल को क्या बोलेंगे कि छठा, आप बालकों से संबंधित या बॉय से संबंधित याद रखना बस। ठीक है, ना भी समझ में आए जरूरी नहीं, बस आपका भावना भी समझ में आ गई तो बन जाएगी चीजें। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का भी अध्यक्ष। और एक होगा दिव्यांगजन, पीएच बोलते हैं इनको शायद, है ना। तो 7वां ये हो गया, हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप। तो दिव्यांगजन जो आयोग होता है उसका भी अध्यक्ष। तो हमने बात की, एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, उसकी योग्यता मैंने बता दी। और जो 7 पदेन सदस्य हैं उसमें एससी कमीशन आपको याद रखना है, एसटी कमीशन आपको याद रखना है, ओबीसी कमीशन आपको याद रखना है ना। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन, बॉयज एंड फिजिकल हैंडीकैप। सभी जो आयोग के अध्यक्ष मैंने पहले बताया मानव अधिकार आयोग के सदस्य हो जाते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा जो मानव अधिकार आयोग की संरचना है उसको पढ़ लिया है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि जो मानव अधिकार आयोग है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ से गहरे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी डीप में क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो भी लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जो डीप क्वेश्चन बनेंगे उसको हम बहुत आराम से चीज़ों को चर्चा कर रहे हैं। चलिए, कोई डाउट हो सवाल पूछिए कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं हमने बताया, और जो उसके पूरे के पूरे सदस्य हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती, कौन करता है। ठीक है,
जो आयोग के अध्यक्ष हैं एवं उनके सदस्य, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय सभी की नियुक्ति करते हैं, किसकी किसकी, जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं। और जब आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी तो एक समिति होगी, उसकी सिफारिश पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का मन कर गया तो 7 पदेन सदस्य बना दिए, इसके अलावा 5 ढूंढ के वो खुद से ही सदस्य बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है संविधान में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो है कार्यकारी जो प्रमुख है, ठीक है, ये काम तो करते हैं लेकिन इनका जो पूरा का पूरा काम होता है वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही ये सारा कुछ करते हैं, है ना। तो ये बात जब क्लियर है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति सिफारिश करेगी जिन नामों का, उन्हीं को ये आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए, अब जब समिति है तो समिति में कोई सदस्य होंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने बोला कि राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकते, उसके लिए जरूरी कोई समिति सिफारिश करे, और सिफारिश जिस समिति के अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, है ना। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं उसमें देख लेते हैं कि इस समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। पहले हमने बताया प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, जिसमें ये अध्यक्ष होंगे। अच्छे से दिमाग पे बहुत अच्छे से रखना है आपको ये बात। प्रधानमंत्री शामिल होंगे जो के अध्यक्ष होंगे। इसमें एक गृह मंत्री, ऐसे समझते हैं एक एक करके। एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए सबसे बड़े, फिर आपको पता है केंद्रीय जो गृह मंत्री होता है वो 2nd नंबर की पोजीशन वाला आदमी है। तो पहला पोजीशन वाला आदमी केंद्र स्तर पे, दूसरा पोजीशन वाला आदमी, 2 व्यक्ति शामिल हो गए, ठीक है। अब फिर कौन आता है, लोकसभा के स्पीकर साहब, लोकसभा के जो सत्ता पार्टी के अध्यक्ष होंगे, सत्ता पक्ष के नेता होते हैं जो, वो लोकसभा स्पीकर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये बात शामिल हो गई। चौथा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, क्लियर है। तो हमने देखा प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय गृह मंत्री, फिर लोकसभा में नेता, स्पीकर, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, फिर राज्यसभा का उपसभापति। और सभापति इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सभापति हमारे राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, और उपराष्ट्रपति इन सब चीजों में शामिल नहीं है ना, तो वो उपसभापति शामिल होंगे। और अगर उपसभापति हैं तो उसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि पहली बात तो प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा व्यक्ति है केंद्र सरकार में, वो, फिर दूसरे नंबर के पोजीशन वाला केंद्रीय गृह मंत्री, फिर इसके बाद लोकसभा में पहुंचेंगे तो उसका स्पीकर, फिर अगर लोकसभा में है तो सीधी सी बात है उसके विपक्ष के नेता के भी देनी पड़ेगी, है ना, समिति में शामिल, तो वो भी शामिल हो गए। फिर हम पहुंचेंगे राज्यसभा, और राज्यसभा में देखेंगे उनके उपसभापति, क्योंकि सभापति तो राष्ट्रपति महोदय, वो शामिल नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति महोदय, है ना, तो उपसभापति शामिल होंगे। और अगर उपसभापति राज्यसभा में तो विपक्ष के नेता। तो टोटल कितने मेंबर हो गए समिति में, 6 मेंबर। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कितने मेंबर वाली समिति है, तो आपको याद रखना है 6 मेंबर की समिति है। कौन कौन है ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको समझना है। आराम से पढ़ेंगे इसको, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर से, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बनना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो इससे बचा है और भी जो चीज़ें बची हैं उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपके काम की चीज़ें ये हैं कि थोड़ा सी बात हम आपसे ये कर दें कि हमने कई बार मैंने बताया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2021 PSC अड्डा ने प्रारंभ की है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 75% का डिस्काउंट चल रहा है और 2499 इस समय रेट है ना। जो ओरिजिनल प्राइस थी 10,000 थी, 75% डिस्काउंट के साथ ये 2499 में आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका है PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से टेस्ट सीरीज को परचेस कर दीजिए। एक इसके अलावा 9617745037 पे कांटेक्ट करके भी इस टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा 2022 की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसको भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बता दूं कि 23 टेस्ट है टोटल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। 11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, 12 FLT है, हिंदी माध्यम में पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज है
और जो मॉडल आंसर है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो कॉपी की चेकिंग होगी हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा की जाएगी। सीरीज लाइव है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टेस्ट सीरीज के संबंध में जानकारी दीजिए। इसके अलावा पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आज ये जो हमने मानव अधिकार की क्लास पढ़ी, पहला लेक्चर था मानव अधिकार के संबंध में, तो वो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर बातें समझ में आई हैं, तो अगर क्लास समझ में आई है तो क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।